जय हिंद मेरे सेठ श्रेणियों और आप सभी का स्वागत है प्रीतम एकेडमी परिवार में और मैं हूं पंकज कुमार। तो दोस्तों आज के इस वीडियो पे बात करेंगे झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची यानी कि झारखंड बोर्ड के द्वारा आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा जो 2023-24 का जो आपका सेशन है यानी कि जो आप 2024 में जो मैट्रिक की बोर्ड परीक्षा दोगे जो 6 फरवरी से आपका शुरू होने वाला है, इस परीक्षा के लिए कक्षा 10वीं का मॉडल प्रश्न पत्र पे बात करेंगे। और आज के इस वीडियो पे आपके मॉडल प्रश्न पत्र संख्या सेट 1 पे बात करेंगे यानी कि इस सेट से आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो आज हम लोग देख सकते हो जैसे कि यहाँ पे आपको पता होगा कि इस बार टोटल 30 जो है आपके ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे और आपके 50 जो है नंबर का सब्जेक्टिव बेस पे प्रश्न पूछा जाएगा, जिसमें अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपके वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन दिखेगा, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन दिखेगा और लॉन्ग टाइप क्वेश्चन दिखेगा जो आपके 50 नंबर के पूछे जाएंगे। तो आपको इस पूरे के पूरे मॉडल पेपर में आपको सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों तरह के प्रश्न आपको देखने के लिए मिलेगा। लेकिन चूंकि अगर आप ध्यान से देखोगे तो कुल जो है 3 घंटे का समय है, यानी कि अगर मैं वीडियो को बनाऊंगा ना सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों मिला के तो कम से कम 1 घंटा के आसपास में वीडियो बन जाएगा। तो वीडियो लंबा ना बने इसके लिए मैंने क्या किया है कि ये जो सेट 1 है ना इसको 2 पार्ट में लूंगा, एक पार्ट 1 और दूसरा में लूंगा पार्ट 2। तो पार्ट 1 में हम लोग पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव पे बात करेंगे और पार्ट 2 पे जितने भी आपके सब्जेक्टिव प्रश्न है ना उन तमाम सब्जेक्टिव प्रश्नों पे क्या करेंगे वीडियो पे हम लोग डिस्कस कर लेंगे। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि अभी तक झारखंड बोर्ड के द्वारा यानी कि झारखंड शैक्षिक अनुसंधान शिक्षण परिषद के द्वारा कोई भी ऑफिशियली अभी तक आपका मॉडल पेपर जारी नहीं किया गया है। यह मॉडल पेपर हमारे टीम की ओर से यानी कि प्रीतम एकेडमी की ओर से बनाया गया है। तो ये मत सोचिएगा कि ये कोई ऑफिशियल मॉडल पेपर है, लेकिन अगर आप इस मॉडल पेपर को देखते हो तो जिस तरह से आपके बोर्ड एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं या जिस प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे उन सबको मिला के मैंने 5 मॉडल पेपर तैयार किया है। और इस 5 मॉडल पेपर को करने के बाद इससे बाहर से आपके एसएसटी में एक भी प्रश्न जो है पूछा नहीं जाएगा। तो आप लोग 5 के 5 सेट को जरूर करना और वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना ताकि आपका नंबर सबसे ज्यादा और सबसे पहले आए। तो पहले अगर नंबर आएगा तो पहले एक काम करना है कि जो सब्सक्राइब का बटन है उसको पहले प्रेस करना है और सबसे पहले आपको क्या करना है बेल का आइकन भी क्या करना है आपको प्रेस कर लेनी है। तो बात करते दोस्तों सबसे पहले हम लोग जो भी आपके बहुविकल्प वस्तुनिष्ठ प्रश्न है यानी कि जो भी एमसीक्यू टाइप का जो भी आपके ऑब्जेक्टिव प्रश्न है उस पर क्या करेंगे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों पहला जो प्रश्न है आपका कि अंसट रेनन कौन थे? ऑप्शंस क्या है? फ्रांसीसी चित्रकार, जर्मन चित्रकार, फ्रांसीसी दार्शनिक या जर्मन दार्शनिक। तो इसका आंसर क्या होगा? फ्रांसीसी दार्शनिक क्या होगा आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका। अगर देखोगे ध्यान से तो देखो ऑप्शन में थोड़ा हेरफेर हुआ, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पे सी, यहाँ पे बी और यहाँ पे डी। तो ऑप्शन नंबर अगर आप देखोगे तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा आपका सही होगा, फ्रांसीसी दार्शनिक क्या होगा इसका आंसर हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न पे तो अगला प्रश्न है आपका कि जब फ्रांस छिकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। यह किसने कहा था? यह कथन किसने कहा कि जब फ्रांस छिकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी और जुकाम हो जाता है? तो ऑप्शन क्या है? बिस्मार्क, मेटरनिक, नेपोलियन या विलियम प्रथम। तो ये जो ड्यूक मेटरनिक है ना इन्होंने कहा था कि जब फ्रांस छिकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी और जुकाम हो जाता है। बात करें अगले प्रश्न पे, लेकिन अगले प्रश्न को बात करने से पहले मैं थोड़ा प्रश्न संख्या 1 पे बात करूंगा। आपको पता होगा कि जब राष्ट्र राज्य की कल्पना के बारे में बात किया गया था कि राष्ट्र राज्य क्या है, तो अंसट ने अपने एक पूरे के पूरे एक इंटरव्यू में बोला था कि राष्ट्र राज्य क्या होता है, उसके बारे में मैंने एक वीडियो लिया है, वो देख लेना, वहां से आपके प्रश्न आते हैं। लेकिन देखो सबसे ज्यादा बच्चे प्रॉब्लम कहां पे करेंगे, जब भी ये प्रश्न आएगा ना तो बच्चे फ्रांसीसी चित्रकार मार के आएंगे और ये गलत होगा। अगर आपको ये पूछेगा ना कि अगर आपसे ये पूछ दिया कि आप ये बताओ कि फ्रेडरिक सरियू कौन है, तब आप फ्रांसीसी चित्रकार मारना। लेकिन अगर अंसट रेनन पूछेगा तो क्या होगा, फ्रांसीसी दार्शनिक बोलिएगा जिसने क्या किया था, यूरोप को राष्ट्र के रूप में बताया था कि राष्ट्र क्या होता है। अगला 3 नंबर प्रश्न में बात करेंगे क्या है कि राष्ट्रवाद की पहली अभिव्यक्ति किस क्रांति के साथ हुई थी। तो याद रखिएगा कि जब मैंने चैप्टर का डिस्कशन मैंने करवाया था
उसमें मैंने इन तमाम चीज़ों के बारे में डिस्कसली आपसे बातें करी थी। तो जिन लोगों ने अभी तक चैप्टर डिस्कशन वाला वीडियो नहीं देखा है तो एक बार जाके जरूर देख लेना, प्लेलिस्ट पे पड़ा हुआ है। तो राष्ट्रवाद की पहली अभिव्यक्ति किस क्रांति के साथ शुरू हुई? तो ऑप्शन क्या है? 1719 रूसी क्रांति, 1789 फ्रांस की क्रांति, 1776 स्वतंत्रता संग्राम और 1857 की क्रांति। तो क्या होगा? 1700 आपका 89 जो है यानी कि फ्रांसीसी क्रांति। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा आपका सही होगा। अगला प्रश्न है आपका कि दुनिया में पहली भूमिगत रेल का निर्माण कहाँ हुआ? न्यूयॉर्क, मॉस्को, लंदन या कलकत्ता? तो इसका आंसर क्या होगा? लंदन होगा। लंदन में पहला भूमिगत रेल चलाया गया था। और भारत में पता होगा कि मुंबई टू थाने पहला भूमिगत रेल चला था। आप मुझे ये बता दो कि ये कब चला था, कमेंट बॉक्स में एक बार मुझे जरूर बता देना कि मुंबई टू थाने जो भारत में पहला रेल चलाया गया था ना, वो कब चला था। क्योंकि देखो जब हम लोगों ने मैं क्या बोल रहा हूँ कि जब हम लोगों ने चैप्टर वाइज जब हम लोगों ने एमसीक्यू करा था उसमें मैंने सारे के सारे चीज़ों को बताया था। जब हम लोगों ने चैप्टर वाइज एमसीक्यू करा है, आप अगर नए हो तो आप जाके प्लेलिस्ट पे जाके देखना, तो मैंने ये सारे के सारे क्वेश्चंस वहाँ पे कराए और वही क्वेश्चंस यहाँ पे आ रहा है। तो इंपॉर्टेंट है, पहले वहाँ पे देखो फिर यहाँ से देखना, फिर आपको समझ में आएगा। तो देखिएगा यहाँ पे क्या है, न्यूयॉर्क में पहली भूमिगत रेल का निर्माण कहाँ हुआ था? तो लंदन में हुआ था। और भारत में पहला जो भूमिगत जो रेल है आपका वो कहाँ पे चलाया गया था? आपको पता होगा भूमिगत रेल जिसको हम लोग मेट्रो रेल बोलते हैं, याद रखिएगा। तो आपको ये इसमें तो भारत में क्या होगा? कलकत्ता, लेकिन दुनिया का पहला क्या होगा? लंदन। आपको क्या करना है? याद रखना है। अगला प्रश्न है आपका कि यंग इटली एवं यंग यूरोप नामक भूमिगत क्रांतिकारी संगठन की स्थापना किसने किया था? तो ये क्वेश्चन भी मैंने बताया है। तो इसका क्या होगा? मैथ्सनी होगा। तो बहुत जगह मैथ्सनी की जगह मैजिनी भी लिखता है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका कि महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस लेने का फैसला कब किया था? ऑप्शन क्या? जनवरी 1922, फरवरी 1922, जनवरी 1927 और फरवरी 1923। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा सही होगा। पूरा डेट बांट किया जाए तो 5 फरवरी 1922। कौन सी घटना? तो चोरा चोरी की घटना हुई थी। आपको यह भी याद रखना है। अगला प्रश्न बात करेंगे। प्रश्न क्या है आपका? 7 नंबर का प्रश्न है, भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग परिसंघ जिसे क्या कहा गया? जिसे फिक्की भी कहा गया, उसकी स्थापना कब हुई थी? तो ऑप्शंस क्या? 1926, 1927, 1928 और 1929। तो 7 का आंसर क्या हो जाएगा माय डियर फ्रेंड? ऑप्शन नंबर बी 1927 में क्या होता? फिक्की का स्थापना हुआ था। अगला प्रश्न 8 नंबर का कि खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? ऑप्शंस क्या आपका? खान अब्दुल गफ्फार खान, क्या है, शमीम इकबाल, सरफराज इकबाल, मौलाना अब्दुल कलाम और मोहम्मद अली एवं शौकत अली। तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा सही होगा? मोहम्मद अली एवं शौकत अली, जिसे अली बंधु भी कहा गया। इन्होंने क्या किया था? खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता ये लोग थे। अगले प्रश्न में बात करेंगे। प्रश्न 9 नंबर का प्रश्न है आपका कि नेपोलियाई यानी कि नेपोलियन उद्योग के दौरान जो भी नेपोलियन ने युद्ध किया उनके दौरान हुए बदलावों को खत्म करना किस संधि का उद्देश्य था? किस संधि के बाद नेपोलियन के द्वारा जो भी युद्ध लड़ा गया उनके द्वारा बदलावों को फिर से ठीक करने के लिए कौन सा संधि किया गया था? ऑप्शंस क्या? वर्षीय संधि, वियना संधि, म्यूखन संधि या कुस्तुनतुनिया की संधि। तो वियना संधि जो 1815 में जो संधि हुआ था, इस संधि के तहत जो भी नेपोलियन युद्धों के दौरान जो भी बदलाव किया गया था उनको खत्म करने के उद्देश्य से संधि हुआ था। इसे क्या बोला गया? वियना संधि के नाम जाना गया। अगला प्रश्न है विश्वव्यापी आर्थिक महामंदी की शुरुआत कब हुआ था? तो 1929 में। कब हुआ था? 1929 में विश्व आर्थिक महामंदी की शुरुआत हुआ था। अगला प्रश्न है आपका, देख सकते हो कि निम्नलिखित में से किस देश में एकात्मक शासन व्यवस्था है? तो श्रीलंका इसका आंसर क्या हो जाएगा? श्रीलंका में आपको एकात्मक शासन व्यवस्था देखने के लिए मिलेगा। लेकिन भारत का बात करो, संयुक्त राज्य अमेरिका, स्विट्जरलैंड, यहाँ पर आपको लोकतांत्रिक देश के रूप में मिलेगा आपको। तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा आपका सही होगा। अगला प्रश्न क्या आपका? 12 नंबर का प्रश्न है आपका, देख सकते हो कि कौन सा सुमेलित नहीं है, यानी कि जो गलत है आपको वो बताना है। तो याद रखिएगा, अगर मैं बात करूं जैसे देखो सूची के बारे दिया है, तो जो भी संघ सूची होता है ना, इसमें आपको प्रतिरक्षा, बैंक और संचार देखने के लिए मिलेगा। यानी कि मैं बात करूंगा प्रतिरक्षा, बैंक और संचार। जो आपका संघ सूची होता है ना,
जो आपका राज्य सूची होता है इसमें आपको पुलिस, कृषि, व्यापार दिखेगा। समवर्ती सूची जो होता है उसमें वन विभाग, उत्तराधिकार, शिक्षा दिखेगा। और अवशिष्ट शक्ति जो होता है वो केंद्र सरकार के पास होता है। तो अगर आप देखोगे तो सम्मिलित है। तो गौर करना, ये जो आप देख रहे हो ना कि संघ सूची, तो संघ सूची में आपको ये दिखेगा प्रतिरक्षा, बैंक, संचार। राज्य सूची में देखोगे तो कृषि, पुलिस और व्यापार दिखेगा। तो दोनों तो मिल नहीं रहा है, तो ये तो होगा नहीं। अवशिष्ट शक्ति जो होता है वो राज्य सरकार के पास नहीं बल्कि केंद्र के पास होता है। लेकिन अभी मैं समवर्ती सूची का बात करूं ना, वन विभाग, उत्तराधिकार और शिक्षा, तो ये मिल रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या होगा आपका, सही हो जाएगा। अगले प्रश्न में बात करेंगे। प्रश्न क्या है आपका कि अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन कब से कब तक चला था? तो 1954 से लेकर 1968 के बीच में चला था। तो किसके द्वारा चलाया गया था? ऑप्शन क्या है? जॉर्ज बुश, मार्टिन बुश, नेल्सन मंडेला और मार्टिन लूथर किंग। पूरा नाम, इसका आंसर क्या होगा आपका? मार्टिन लूथर किंग। पूरा नाम क्या है? मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो था, जूनियर, इनके द्वारा क्या किया गया था? 1954 से लेकर 1968 के बीच में नागरिक अधिकार आंदोलन जो है चलाया गया था अमेरिका में। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा आपका, सही होगा। अगला प्रश्न है आपका, अश्वेत शक्ति आंदोलन कब हुआ था? तो ये 1966 से लेकर 1975 के बीच में हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर डी क्या होगा आपका, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख सकते हो क्या कि निम्नलिखित में से कौन सा तर्क लोकतंत्र के पक्ष में नहीं है? तो ऑप्शंस क्या है? लोकतंत्र में लोग स्वतंत्र और समानता का अनुभव करते हैं। हाँ, ये बात तो करता है, यानी कि पक्ष में जो सही होगा उसको लोग ट्रू लिखेंगे, ठीक है, और जो रॉन्ग होगा उसको क्या लिखेंगे? फॉल्स। तो ये ट्रू है आपका टी। लोकतंत्र में दूसरों की तुलना में विवादों को बेहतर ढंग से किया जाता है। विवादों को बेहतर ढंग से किया जाता है। अगला क्या है? अगला क्या है? लोकतंत्र लोगों के प्रति अधिक जिम्मेदार होता है। यह भी आपका ट्रू है। लोकतंत्र देश अन्य देश की तुलना में अधिक समृद्ध होता है। तो देखिए यहाँ पे बेहतर ढंग से कि देखिए क्या, लोकतंत्र में दूसरे की तुलना में विवादों को बेहतर ढंग से, यहाँ पे ऑप्शन में क्या होगा? निपटारा किया जाता है। और अगला क्या है? लोकतंत्र देश की तुलना में अधिक समृद्ध होता है। तो ये बात हम फॉल्स मारेंगे, ऐसा नहीं है, क्योंकि देखो मैं कुवैत का बात करूंगा तो ये एक लोकतंत्र देश नहीं है लेकिन ज़्यादा अमीर है, समृद्ध देश है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा आपका, सही होगा। यहाँ पे एक बात गौर कीजिएगा, यहाँ पे ढंग के बाद क्या होगा? निपटारा किया जाता है, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। अगले प्रश्न में बात करेंगे। प्रश्न संख्या 16 है आपका कि राजनीतिक दलों के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, कौन सा कथन गलत है? ऑप्शंस क्या? राजनीतिक दल चुनाव में भाग लेते हैं। हाँ, लेते तो हैं भाई, तो सही हो गया। राजनीतिक दल जनमत निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह भी बात सही है, क्या करता है? जनमत निर्माण करने का भी काम करता है। राजनीतिक दल सरकार के नीतियों एवं कार्यक्रमों को जनता के समक्ष रखता है। हाँ, ये भी रखने का काम करता है। राजनीतिक दल केवल अपने सदस्यों के हितों का ख्याल रखता है। गलत बात है, ऐसा नहीं है, ऐसा ही अपने हितों का ख्याल नहीं रखता, यानी कि ऑप्शन नंबर तीनों सही होगा। लेकिन आंसर के हिसाब से क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा आपका, सही होगा। अगला प्रश्न है आपका कि फ्रेडेकोर का संबंध डैश आंदोलन से है? तो पर्यावरण, आपका जातिगत, पानी के निजीकरण और उपरोक्त सभी। तो क्या होगा? पानी का निजीकरण। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा आपका, सही होगा। अगला क्या आपका, ए स्माइल इज ब्यूटीफुल किसकी रचना है? तो ये सुमशेर की रचना है। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा आपका, सही भी हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, प्रोजेक्ट टाइगर कब आरंभ हुआ था? तो प्रोजेक्ट टाइगर जो है 1972 में आरंभ किया गया था। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा आपका, सही होगा। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन जल दुर्लभता के कारण है? असमान वर्षा वितरण, तीव्र औद्योगिकरण, अधिक जनसंख्या और उपरोक्त सभी। तो ये तीनों के तीनों कारण है जिसके कारण जल की दुर्लभता मिलता है, यानी कि जल का पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होना अथवा बड़ी कठिनाई से उपलब्ध होना क्या कहलाता है? जल दुर्लभता कहलाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी क्या होगा इसका, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 21 नंबर का कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पेय फसल है? गौर कीजिएगा। ऑप्शन क्या है? चावल, गन्ना, चाय और कॉफी। क्या है? चावल, गन्ना, चाय और कपास। तो जो चाय है आपका वो एक पेय फसल है। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा आपका, सही होगा। अगला प्रश्न, सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है? तांबा, लोहा, हीरा और सोडियम। तो बच्चे हीरा मारिएगा, ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, सही होगा। अगला प्रश्न है आपका कि जमशेदपुर में स्थित निजी क्षेत्र का जमशेदपुर में स्थित निजी क्षेत्र का लौह इस्पात उद्योग का क्या नाम है? देखिए, लौह इस्पात उद्योग जो निजी क्षेत्र का है आपको बताना है। और याद कीजिए, मैंने जब आपको विनिर्माण उद्योग वाला जब मैंने चैप्टर पढ़ाया था, जो आपका मैं बोलूँगा कि ज्योग्राफी का जो चैप्टर 6 वाला चैप्टर जब मैंने पढ़ाया था, तो मैंने ये क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था, याद कीजिए। तो आपको इसका आंसर आपको बताना है। ऑप्शंस क्या आपका? टिस्को,
सेल, है ना, बाल्को और हेल। तो इसका आपको आंसर बताना। मैं खाली ये बता सकता हूँ, देखो बच्चे इन दोनों में आपके कंफ्यूज रहेंगे, टिस्को और सेल में। तो एक याद रखिएगा कि इसमें से एक जो आपका सार्वजनिक क्षेत्र है, बाकी आपका सार्वजनिक क्षेत्र का नहीं है। तो यार आपको क्या करना है, इसका आंसर पहले तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आपने वहाँ पे सही बताया तो मैं आपको हार्ट दे दूंगा, और आपने गलत बताया तो मैं उसमें कुछ नहीं दूंगा। तो उससे आपको पता चल जाएगा कि आप सही कर रहे हो कि गलत कर रहे हो। तो जमशेदपुर में स्थित निजी क्षेत्र का, गौर कीजिएगा, ये निजी क्षेत्र का लौह इस्पात उद्योग का बात किया, उसका नाम आपको क्या करना है, बताना है। आप बता सकते हो टिस्को है, सेल है कि बाल्को है कि आपका हेल है। आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। अगला प्रश्न है कि भारतीय रेल परिवहन को कितने क्षेत्र में बांटा गया। तो बुक में 16 है, तो 16 मार्क आइएगा, लेकिन वर्तमान में आपका 19 से याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा आपका सही होगा। अगला आपका कि भारत के चारों महानगरों को जोड़ने वाले सड़क को क्या कहते हैं। राजमार्ग, सीमा सड़क, स्वर्णिम चतुर्भुज या उत्तर दक्षिण गलियारा। तो इसे स्वर्णिम चतुर्भुज कहेंगे, आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा आपका सही होगा। 26 नंबर का क्वेश्चन है कि कपास के फसल को कितने पाला रहित दिनों की आवश्यकता होती है। तो 210 पाला रहित दिनों की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा आपका सही होगा। अगला क्या आपका कि लोगों के लिए विकास का अर्थ कैसा होता है। तो लोगों के लिए विकास का अर्थ आपका क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या होगा आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 28 नंबर का कि किसी देश की कुल आय को उसकी कुल जनसंख्या से भाग देकर हमें क्या प्राप्त होता है। प्रति व्यक्ति आय, औसत आय, दोनों ही प्राप्त होगा या कि मानव सूचकांक प्राप्त होगा। तो इससे प्रति व्यक्ति आय, औसत आय दोनों प्राप्त होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या होगा आपका सही होगा, क्योंकि देखिए दोनों का नाम सेम है। अगला प्रश्न 29 नंबर का कि कृषि डेयरी खेती निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के संबंधित है। तो प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक और माध्यमिक। तो देखिए माध्यमिक क्षेत्र होता नहीं है। द्वितीयक क्षेत्र क्या है, जिसमें विनिर्माण लगाते हैं। प्राथमिक क्षेत्र क्या है, जिसमें सीधा उपयोग करते हैं, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं। और तृतीयक क्षेत्र में कोई सेवा होता है, इसमें कोई उत्पादन नहीं होता। यानी कि ऑप्शन नंबर एक क्या होगा आपका सही होगा। कृषि उत्पाद, डेयरी और खेती का उत्पाद जैसे का तैसे करते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर एक क्या होगा आपका सही होगा। अगला प्रश्न 30 नंबर का कि तृतीयक क्षेत्र को डैश क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं। वाणिज्य, सेवा, उत्पादक या कृषि। तो क्या होगा सेवा क्षेत्र। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा आपका सही होगा। अब देखिए मैं आप लोग के लिए कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन में बताऊंगा जो कि आपको करना है। इधर तो 30 प्रश्न जो मैंने करवा दिया, और मैं आपको हर एक सेट में 10 में आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन कराऊंगा, उसको भी क्या करना है, आपको याद कर लेना है। तो प्रश्न क्या आपका एक्स्ट्रा क्वेश्चन का जो 1 नंबर का प्रश्न है कि बैंक जमा राशि के बड़े भाग का उपयोग किस लिए करता है। देखिए यहाँ पे ऋण हो गया, एक्चुअली क्या होगा यहाँ पे ऋण होगा, क्या होगा ऋण के लिए करता है, मुद्रा के लिए करता है। ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा बैंक जो है अपने जमा राशि का बहुत बड़ा भाग जो है वो ऋण के लिए करता है। किसके लिए, ऋण के लिए, यानी कि कर्ज देने के लिए करता है। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा आपका सही होगा। अगला क्या है, विनिमय का माध्यम किसे कहा गया। कर्ज को, ऋण को, मुद्रा को या साख को। तो मुद्रा को विनिमय का माध्यम कहा गया। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा सही होगा। अगला क्या है, विश्व व्यापार संगठन का स्थापना कब हुआ था। तो 1991 में विश्व व्यापार संगठन का स्थापना हुआ था। क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है। तो ये जनेवा में, कहाँ पे है, जनेवा में है। और जनेवा किस देश में, आप मुझे क्या करें कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर बता दीजिएगा। अगला प्रश्न है आपका उपभोक्ता आंदोलन का उदय कब हुआ था। तो ये 1960 में इसका उदय हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर एक क्या होगा आपका सही होगा। अगला प्रश्न है आपका 6 नंबर का कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, जिसको कोपरा बोला गया, कब पारित किया गया है। तो याद रखिएगा 1986 में क्या गया। तो ऑप्शन में 86 ये वाला है, यानी कि 24 दिसंबर 1986 को क्या गया था, कोपरा का स्थापना किया गया था। ये भी याद रखिएगा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम आप जो है आपका 24 दिसंबर 1986 को किया गया। अगला 7 नंबर का प्रश्न है आपका कि वह व्यक्ति जो पुरुष और महिलाओं के लिए समान अधिकार और अवसर में विश्वास करता है कहलाता है। तो कम्युनिस्ट कहलाएगा, राज्यसभा कहलाएगा, राष्ट्रवादी कहलाएगा, जातिवादी कहलाएगा। तो इसे समाजवादी बोलेंगे। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा आपका सही होगा। बात करें अगले प्रश्न पे, प्रश्न क्या 8 क्या है कि भारतीय जनता पार्टी का मुख्य प्रेरक सिद्धांत क्या है। ऑप्शन क्या है, बहुजन समाज, क्रांतिकारी लोकतंत्र, समग्र मानवतावाद, और फिर क्या है आपका आधुनिकतावाद। तो याद रखिएगा जिसको हम लोग बोलते हैं ना उसको क्या बोलते हैं, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद। उसका मैंने आंसर करवाया था, और उसका ही मतलब क्या होता है आपका समग्र मानवतावाद, यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या होगा आपका सही हो जाएगा। जिसको हम लोग क्या बोलेंगे सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, वही वाला क्या होगा समग्र मानवतावाद। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा आपका सही होगा। अगला 9 नंबर का प्रश्न है कि लोगों का एक संगठन
समूह जिसका उद्देश्य चुनाव लड़ना और सत्ता की प्राप्ति करना होता है क्या कहलाता है? जनहित समूह कहलाता है, राजनीतिक दल कहलाता है, दबाव समूह कहलाता है कि आंदोलन कहलाता है? तो राजनीतिक दल कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा आपका सही होगा। और अंतिम प्रश्न पे बात करेंगे तो भारत में महिलाओं के लिए किसमें सीटें आरक्षित की गई है? ऑप्शंस क्या है? लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और पंचायती चुनाव। तो जो पंचायत है ना, इसमें महिलाओं के लिए सीटें जो है आरक्षण किया गया। याद रखिएगा 1/3 सीटें क्या की गई, आरक्षण किया गया है। आपको ये बात याद रखना है। देखिए आगे देख सकते हो मैंने वसुनिष्ठ प्रश्नों का भी मैंने PDF बना दिया है, जिसका मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा जो कि आपका सेट 2 रहेगा। तो सेट 1 को आपने देख लिया होगा, क्वेश्चंस को याद कर लेना। PDF कहाँ मिलेगा मैं आपको बाद में बताऊंगा जब मैं पांचों के पांचों सेट को ले लूँगा। लेकिन अभी वर्तमान में आप क्या करें कि जो भी हमारा व्हाट्सअप ग्रुप है उस पर भी ज्वाइन हो जाइएगा, जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है उसमें भी ज्वाइन हो जाइएगा, क्योंकि दोनों में ही हमारे टेस्ट लिए जाते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा होगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आपका दिन शुभ हो। और एक बात याद रखिएगा कि जो आपका 12 तारीख को जो परीक्षा होने वाला है ना, उसमें क्वेश्चन यहीं से भिड़ने वाले हैं।